हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम अब अपने जो सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था कि यार ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है क्यों ज़रूरी है, आखिर मैनेजमेंट ट्रांसफ़र प्राइसिंग के सहायता से क्या क्या कर सकती हैं, वो कैसे असेस कर सकती हैं कि कौन कौन से डिवीज़न अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से डिवीज़न को रिवॉर्ड करना चाहिए, कौन कौन से डिवीज़न को पता लगाना चाहिए कि यार ये डिवीज़न अच्छे से काम नहीं कर रही है, इन पे कंट्रोल जमाएं। राइट, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा था। कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सेंट्रलाइज होते हैं, डिसेंट्रलाइज होते हैं, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपरली ये क्लास 1 होने वाला है हमारा, जहाँ पे हम लोग अपना कोर्स से रिलेटेड पूरी तरीके से बातें करेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से कोर्स में जाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। और देखिए, ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर मैं बता दूं बहुत ही इजी होने वाला है, अगर अगर आप कंसेप्चुअली चीज़ों को समझो। मैं जो समझा रहा हूँ गौर करना, ये पूरी कंसेप्चुअल बात ही होगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। ठीक है, बस आपने जो आज तक पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन होगा यहाँ पे। कुछ कुछ नई नई बातें होंगी, किस तरीके से जो थिंकिंग है, कैसे वो थिंकिंग को डेवलप करना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को खड़ा उतरूंगा। ठीक है, बस बने रहिए। थैंक यू। आइए, तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं कि हमारा जो स्कोप ऑफ लर्निंग होगा वो क्या होगा। ठीक है, मैं स्कोप ऑफ द चैप्टर देखता हूँ कि मतलब इंटर लेवल में हमें इस ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर में क्या पढ़ना है। एक्चुअली ट्रांसफर प्राइसिंग है तो बहुत एडवांस लेवल का चैप्टर, फाइनल में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इंटर लेवल पे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर ही देता हूँ। राइट, देखिए मैंने यहाँ लिख रहा स्कोप ऑफ लर्निंग। राइट, हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में इंटर लेवल में क्या पढ़ने वाले हैं, पहले डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। क्या पढ़ने वाले पहले, डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। ये डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट क्या होता है सर, पहले तो कभी सुना ही नहीं, सुनोगे और अब बनाओगे भी, देखते रहो। सेकेंडली, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। क्या बोला मैंने, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। पहले हम लोग पढ़ेंगे डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट को, एंड सेकेंडली हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। है ना, कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास कि एक कंपनी है, ठीक है, और कंपनी के अगर फॉर एग्जांपल 4 डिवीजन है, ए बी सी डी, और चारों ही डिवीजन अगर प्रॉफिट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर है, तो चारों ही डिवीजन के बीचों में जो भी ट्रांसफर होगा वो कॉस्ट पे होगा। राइट, ए से बी को जो भी ट्रांसफर होगा वो कॉस्ट पे होगा, बी से सी को जो भी ट्रांसफर होगा कॉस्ट पे होगा, और डी से सी से डी को जब ट्रांसफर होगा वो भी कॉस्ट पे होगा, और डी फाइनली सारे प्रोडक्ट को प्रॉफिट जोड़ करके मार्केट में सेल कर देंगे। राइट, ये प्रोसीजर होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे जो सब डिविजन है ए बी सी डी, एक कॉस्ट सेंटर नहीं बल्कि ये प्रॉफिट सेंटर है, तो ए से बी को या बी से सी को या सी से डी को जो भी ट्रांसफर होगा उसमें कॉस्ट तो होगा, है ना, ट्रांसफर प्राइस के अंदर में कॉस्ट होगा, बट सम एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट भी होगा। अपना ही भाई है, ए का अपना ही भाई है बी, ए और बी दोनों कंपनी ए के ही बच्चे हैं, बट स्टिल उनके बीच में जो भी ट्रांसफर होगा उस ट्रांसफर प्राइस के अंदर में थोड़ा एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट रहेगा। वही ट्रांसफर प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, पूरे कंप्लीटली डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आखिर कैसे बनता है वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट क्या होता है। मैं एक बार रब कर देता हूं जी, डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। मैं यहां लिखता हूं डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। राइट, मैं लेने वाला हूं पहला केस, जब ऐसा हमारा जो सब डिविजन है, फॉर एग्जांपल डिवीजन एक्स वाई और जेड, 3 डिवीजन है हमारे, एंड जो तीनों डिवीजन होंगे, वो डिवीजन कॉस्ट सेंटर होंगे। तो मैंने बता दिया आपको कि जब भी डिवीजन आपस में कॉस्ट सेंटर होते हैं तो उनके बीच में जो भी ट्रांसफर होता है प्रोडक्ट्स का, वो ट्रांसफर किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है, उसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हमारे जो डिविजन है, सब डिविजन से अगर वो प्रॉफिट सेंटर है, तो उनके बीच में आपस में जो भी प्रोडक्ट का लेना देना होगा, जो भी ट्रांसफर होगा, उनमें कॉस्ट तो होगा बट सम एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट होगा। तो मैं पहला केस लेने वाला हूँ, पहला डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने वाला हूँ आपके सामने में। ठीक है, जिसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस वन व्हेन ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कॉस्ट सेंटर। राइट, मैंने लिखा व्हेन ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कॉस्ट सेंटर।
तो डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कैसा बनेगा, देखिए उसका फॉर्मेट कैसा होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहले फॉर्मेट से पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ आखिर क्वेश्चन क्या है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल को पहले समझिए कि एग्जांपल में क्या होने वाला है, फिर हम लोग फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आप अगर चाहो तो लिख सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है, या फिर पहले देख लो, समझ लो, फिर रिवाइंड करके वीडियो को अब लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। देखो मैं बोलता हूँ हमारे पास जो कंपनी है, राइट, कंपनी ए, इसके 3 डिविजन है। डिवीजन एक्स है, एक डिवीजन वाई है और एक डिवीजन है जेड, राइट। मैंने बोला एक कंपनी है, कंपनी ए, जिसके 3 डिविजन होंगे, डिवीजन एक्स, डिवीजन वाई और डिवीजन जेड, ठीक है। डिवीजन एक्स क्या करता है, 10,000 लीटर्स ऑफ केमिकल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। केमिकल प्रोडक्ट जो हमारा डिवीजन एक्स है, डिवीजन एक्स क्या करता है, 10,000 लीटर्स ऑफ केमिकल प्रोड्यूस करता है। अब 10,000 लीटर्स ऑफ केमिकल जब प्रोड्यूस करेगा, उसमें तो कुछ वेरिएबल कॉस्ट इनकर होंगे। इस पर्टिकुलर जो डिवीजन है, ये डिवीजन का फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि जो इसका पर यूनिट बनाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है प्रोडक्ट डिवीजन एक्स का, जो 10,000 लीटर्स ऑफ केमिकल बना रहा है, वो केमिकल का 1 लीटर बनाने के लिए उसको 10 रुपीज़ इनकर करना पड़ता है एज अ वेरिएबल कॉस्ट, एंड 8 रुपीज़ पर लीटर इनकर करना पड़ता है फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। फिर मैंने बोला कि एक्स क्या करता है, वाई को ट्रांसफर कर देता है, इन्हीं 10,000 लीटर को, एक्स वाई को ये 10,000 लीटर ट्रांसफर कर देता है प्रोसेस करने के बाद, जिससे वाई क्या करता है, 4,000 यूनिट्स बनाता है। क्या करता है, वाई उन 10,000 लीटर से 4,000 यूनिट्स बनाता है ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जिसमें उसको वेरिएबल कॉस्ट कितना आता है मालूम, 15 रुपया। 15 रुपया पर यूनिट वाई को पड़ता है वेरिएबल कॉस्ट, और 12 रुपये पर यूनिट पड़ता है एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये वाई क्या करता है, वाई क्या करता है, जेड को ट्रांसफर कर देता है ये 4,000 यूनिट, वाई जेड को ट्रांसफर कर दिया ये 4,000 यूनिट, राइट। अब जब वाई जेड को ये 4,000 यूनिट ट्रांसफर कर देता है, तो कितना वेरिएबल कॉस्ट इनकर होता है सर, 4 रुपया, और फिक्स कॉस्ट कितना इनकर होता है पर यूनिट सर, 9 रुपया। मतलब एक्स ने जब वाई को ट्रांसफर किया, एक्स ने जब वाई को ट्रांसफर किया 10,000 लीटर ऑफ केमिकल, तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो रहा था 10 रुपीज़ पर लीटर एंड फिक्स कॉस्ट 8 रुपीज़ पर लीटर। लेकिन जब वाई 4,000 यूनिट्स उसमें से बनाया, तो उसको 4,000 यूनिट्स बनाने के लिए उसको खर्च करना पड़ा 15 रुपीज़ पर लीटर एंड 12 रुपीज़ पर यूनिट, 15 रुपीज़ पर यूनिट एंड 12 रुपीज़ पर यूनिट उसको इनकर करना पड़ा, हाँ, राइट। उसके बाद बोलता है जब वाई जेड को ट्रांसफर किया वही 4,000 यूनिट, तो जेड ने उस पर 4 रुपीज़ पर यूनिट इनकर किया एज अ वेरिएबल कॉस्ट एंड 9 रुपीज़ इनकर किया एज अ फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। तो ये टोटल हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इसी क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से आपके पास सामने सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो मैं ये कंसीडर करता हूँ केस 1 में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, व्हेन ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कॉस्ट सेंटर, राइट। व्हेन ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कॉस्ट सेंटर, तो क्या होने वाला है, जब भी एक्स वाई को ट्रांसफर करेगा या फिर वाई जेड को ट्रांसफर करेगा, तो आपस में जो भी ट्रांसफर होने वाले हैं वो कॉस्ट पे होंगे। बट ऑन अ डिफरेंट नोट क्या होने वाला है कि जब एक्स और वाई और वो जेड क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर होता है, तो उनके बीच में जो भी ट्रांसफर होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट तो होता, बस कुछ एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट भी होता, राइट। अब मैं बोलता हूँ कि मैं डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, सिंस ये थोड़ा कम है, आई विल हैव टू एडजस्ट। तो मैं आपके सामने ये फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का। मैं पहले यहाँ लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स, के बाद में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डिवीजन, क्या था हमारा डिवीजन, से फॉर एग्जाम्पल एक्स था, फिर और एक डिवीजन था हमारा डिवीजन वाई, एंड देन लास्टली डिवीजन जेड, राइट। वी हैड 3 डिविजन, ठीक है। और 10 जो हमारा डिवीजन एक्स है, जो पहला डिवीजन था, वो क्या कर रहा था, 10,000 लीटर्स प्रोड्यूस कर रहा था, 10,000 लीटर्स प्रोड्यूस कर रहा था। एंड डिवीजन एक्स डिवीजन वाई को क्या कर रहा था, वो 10,000 लीटर ट्रांसफर कर दे रहा था। डिवीजन वाई उसमें से क्या कर रहा था, 4,000 यूनिट्स तैयार कर रहा था, राइट। अब वाई क्या कर रहा था, जेड को ट्रांसफर कर दे रहा था वही 4,000 यूनिट्स, तो जेड क्या कर रहा था, उन्हीं 4,000 यूनिट्स को सेल कर रहा था, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्मेट तैयारी कर लिया है, राइट। अब देखो यहाँ पे जो पहली चीज़ हम लोग लिखने वाले हैं वो क्या होगा, ट्रांसफर्ड इनपुट। क्या लिखने वाले हैं, ट्रांसफर्ड इनपुट। ट्रांसफर्ड इनपुट मतलब
जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से, जो मेरे प्रीवियस डिपार्टमेंट से जिनसे मैंने प्रोडक्ट को रिसीव किया है, उस डिपार्टमेंट से जो मुझे जिस प्राइस पे मुझे ट्रांसफ़र होकर के आया है। फॉर एग्जांपल डिवीजन वाई को डिवीजन एक्स सप्लाई कर रहा है, या डिवीजन एक्स इज द सप्लायर एंड डिवीजन वाई इज द रिसीवर। तो डिवीजन वाई जब डिवीजन एक्स से सामान रिसीव कर रहा होगा, ठीक है, ये 10,000 लीटर्स को रिसीव कर रहा होगा, तो उसने कितने पे रिसीव किया, तो जिस प्राइस पे उसने रिसीव किया वो यहाँ पे लिखेगा, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनपुट। लेकिन सिंस डिवीजन एक्स क्या किसी से सामान रिसीव कर रहा है? नहीं, डिवीजन एक्स तो प्रोसीजर में हमारा जो हमारा प्रोसेस में पहला यूनिट है, तो वो किसी से सामान रिसीव नहीं कर रहा है। सिंस वो सामान 10,000 लीटर प्रोड्यूस कर रहा है, इन दैट केस उसके लिए ट्रांसफर इनपुट कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो किसी से सामान खरीदा नहीं है। बट डिवीजन एक्स डिवीजन वाई को सामान बेच रहा है, लेकिन डिवीजन वाई के लिए डिवीजन एक्स से जितना भी प्राइस पे सामान आएगा वो यहाँ पे लिखेगा, राइट। मैंने क्या बोला? ट्रांसफर इनपुट। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओन कॉस्ट। ओन कॉस्ट मतलब इस पर्टिकुलर डिवीजन का ओन कॉस्ट क्या है। तो देखो, प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले बात उसको वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, देन उसके लिए उसको फिक्स्ड कॉस्ट भी लगेगा, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब ये फॉर एग्जांपल आपका ए है, और ये आपका ए है, और ये आपका बी है, राइट। टोटल कॉस्ट मतलब ए प्लस बी, राइट। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसफर रेवेन्यू। ट्रांसफर रेवेन्यू मतलब किस वैल्यू पे, कौन से अमाउंट पे डिवीजन एक्स डिवीजन वाई को ट्रांसफर करेगा, डिवीजन वाई डिवीजन जेड को ट्रांसफर करेगा, डिवीजन जेड फाइनली सेल करेगा, राइट। तो ये ट्रांसफर रेवेन्यू, और लास्टली में लिखता हूँ प्रॉफिट, राइट। ये हमारा बेसिक सा जो स्टेटमेंट है वो तैयार हो गया। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ फॉर कन्वीनियंस, राइट। वी हैव आवर फॉर्मेट रेडी। देखिए, अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बोला था कि डिवीजन एक्स जो उसके लिए कुछ ट्रांसफर इनपुट होगा नहीं, क्योंकि डिवीजन एक्स किसी से सामान खरीद नहीं रहा है, तो उसके लिए ट्रांसफर इनपुट नहीं होगा। ट्रांसफर इनपुट का मतलब होता है, ट्रांसफर इनपुट का मतलब होता है जो जिस प्राइस पे मैंने सामान खरीदा, तो वो प्राइस मेरे लिए हो जाएगा ट्रांसफर इनपुट। क्या डिवीजन एक्स किसी से सामान खरीदा है? क्या किसी से सामान खरीदा है? नहीं खरीदा, तो उसके लिए ट्रांसफर इनपुट नहीं होगा। लेकिन डिवीजन वाई के लिए होगा ट्रांसफर इनपुट, क्योंकि डिवीजन एक्स से उसने खरीदा है। अब वो कितना होगा वो मुझे यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि जिस प्राइस पे डिवीजन एक्स सेल करेगा वही प्राइस तो डिवीजन वाई के लिए ट्रांसफर इनपुट बन जाएगा ना, क्योंकि उसी प्राइस पे तो उसको मिलेगा। दैट विल बिकम द कॉस्ट फॉर डिवीजन वाई, राइट। तो मैंने बोला इन 10,000 लीटर्स को प्रोड्यूस करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना इनकर करना पड़ा सर? 10 रुपीज़ पर लीटर। तो 10 इंटू 10,000 मैंने यहाँ पे किया, ये निकला मेरा 1 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना इनकर करना पड़ा? 8 रुपीज़ पर लीटर। 8 इंटू 10,000 मैंने किया, क्योंकि 10,000 लीटर को प्रोड्यूस करने के लिए 8 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से मुझे फिक्स कॉस्ट इनकर करना पड़ा। तो टोटल कितना आ गया सर? 80,000। टोटल अगर आप देखो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, मैंने बोला ए प्लस बी, ए कुछ नहीं है, टोटल बी कितना है 1,80,000। तो मैंने बोला यहाँ पे 1,80,000, राइट। तो ट्रांसफर रेवेन्यू मैंने क्या बोला, ये कौन सा केस है? देखो केस नंबर 1 में मैं ले रहा था कि व्हेन ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कॉस्ट सेंटर, मतलब डिवीजन एक्स जब डिवीजन वाई को ट्रांसफर करेगा तो ट्रांसफर हमेशा कॉस्ट पे होगा। मुझे ये बताओ कि डिवीजन एक्स का टोटल कॉस्ट कितना है? 1,80,000, अग्री? 1,80,000 इज द टोटल कॉस्ट जो डिवीजन एक्स को लगा इन्हीं 10,000 लीटर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मानते हो ये बात? तो वो क्या करेगा, सिंस डिवीजन एक्स भी और डिवीजन वाई भी और डिवीजन जेड भी कॉस्ट सेंटर है, तो आपस में ट्रांसफर कॉस्ट पे करेंगे। तो डिवीजन एक्स 1,80,000 रुपीज़ पे ही ट्रांसफर कर देगा डिवीजन वाई को। तो मैंने क्या बोला, 1,80,000 पे ही इसने ट्रांसफर कर दिया। किसने? डिवीजन एक्स ने डिवीजन वाई को ट्रांसफर कर दिया। क्या यहाँ पे कोई प्रॉफिट है? नहीं सर, कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि कॉस्ट पे ट्रांसफर हो गया। 1,80,000 वॉज द कॉस्ट दैट वॉज इनकर्ड एंड 1,80,000 पे ही उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, तो कोई प्रॉफिट नहीं है वहाँ पे। फिर आप मुझे बताओ, अगर डिवीजन एक्स ने 1,80,000 पे ट्रांसफर किया है डिवीजन वाई को, तो डिवीजन वाई ने डिवीजन एक्स से कितने पे रिसीव किया होगा? डिवीजन एक्स ने डिवीजन वाई को ट्रांसफर किया 1,80,000 पे, तो डिवीजन वाई ने डिवीजन एक्स से कितने पे रिसीव किया होगा? 1,80,000 पे। कॉमन सेंस। तो सर एक हाथ दे रहा है तो दूसरा हाथ दे रहा है। 1,80,000 पे डिवीजन वाई ने डिवीजन एक्स से रिसीव किया, दैट बिकेम ट्रांसफर्ड इनपुट, राइट। अब डिवीजन वाई ने कितना वेरिएबल कॉस्ट इनकर किया सर? 15 रुपीज़ पर यूनिट। 15 इंटू आपका 4,000 है ना, यहाँ पे 60,000 आ गया आपका। एंड देन फिक्स्ड कॉस्ट उन्होंने इनकर किया 12 रुपीज़ पर यूनिट। 12 इंटू 4,000, तो ये आ गया आपका 48,000। आप लोग क्या आंसर बता सकते हो मुझे कितना आ रहा है टोटल? टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? तो 1,08,000 एंड 1,80,000।
ये आ गया आपका 2,88,000, राइट। टोटल कॉस्ट है 2,88,000। अब मुझे एक बात बताओ, सिंस डिवीजन वाई भी कॉस्ट सेंटर है तो ये कितने पे ट्रांसफर करेगा डिवीजन एक्स को, डिवीजन जेड को कितने पे ट्रांसफर करेगा? तो 2,88,000 पे ट्रांसफर कर देगा। सिंस 2,88,000 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या कोई प्रॉफिट है? नहीं सर, कोई प्रॉफिट नहीं है। क्यों सर? टोटल कॉस्ट तो मेरा था 2,88,000 रुपीज़, अब मैं कितने पे ट्रांसफर कर रहा हूँ? 2,88,000 में कोई प्रॉफिट है? नहीं सर, कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर डिवीजन वाई डिवीजन जेड को ट्रांसफर कर रहा है 2,88,000 रुपीज़ पे, तो डिवीजन जेड डिवीजन वाई से कितने पे खरीद रहा है? 2,88,000 पे, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांसफर्ड इनपुट पे 2,88,000। अब सर उसको वेरिएबल कॉस्ट कितना इंकर करना पड़ा? सर 4 रुपया पर यूनिट। तो मैं यहाँ पे लिखा 4 इंटू 4,000 दैट इज 16,000, है ना। फिर यहाँ पे लिखता है फिक्स कॉस्ट में 9 रुपीज़ पर यूनिट उन्होंने इनकर किया, तो यहाँ पे 4,000 के हिसाब से 9 4 36, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना इनकर हो गया? तो 2,88,000 प्लस 16,000 प्लस 36,000, तो टोटल कॉस्ट आ गया आपका 3,40,000 रुपीज़, ठीक है। 3,40,000 रुपीज़ इज द टोटल कॉस्ट। डिवीजन जेड के पास से जब कॉस्ट, डिवीजन जेड के पास जब टोटल फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो गया, अब मार्केट में सेल करना है, तब तक टोटल कॉस्ट कितना हुआ? टोटल कॉस्ट कितना हुआ सर? 3,40,000 रुपीज़। तो 3,40,000 रुपीज़ इज द टोटल कॉस्ट। एंड मैं बोल देता हूँ से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ये एक्सटर्नल मार्केट में जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है सर? एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग प्राइस है फॉर एग्जांपल 300 पर यूनिट, राइट। अगर 300 पर यूनिट सेलिंग प्राइस है एक्सटर्नल मार्केट में, तो मेरे पास टोटल यूनिट कितना बताओ? कितना यूनिट बताओ? तो 4,000 यूनिट ही है सेल करने के लिए। तो 4,000 यूनिट इंटू 300 रुपीज़ पर यूनिट, तो ये आता है टोटल 12 लाख रुपया। तो 12 लाख रुपये विल बी द रेवेन्यू दैट आई विल गेट, ठीक है। तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ डिवीजन जेड का? सर 12 लाख माइनस 3,40,000 इज 8,60,000 रुपीज़। 8,60,000 रुपीज़ इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक 8,60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये डिवीजन जेड का प्रॉफिट है, डिवीजन एक्स का प्रॉफिट है, डिवीजन वाई का प्रॉफिट है? बताओ बताओ मुझे, ये डिवीजन एक्स का प्रॉफिट है कि वाई का प्रॉफिट है, जेड का प्रॉफिट है, किसका प्रॉफिट है? सर मैं बोलता हूँ ये कंपनी का प्रॉफिट है, इसमें सबका योगदान है, सबका योगदान है। लेकिन मुझे क्या यहाँ पे पता चल पा रहा है कि इस प्रॉफिट को कमाने के लिए एक्स ने कितना हेल्प किया, वाई कितना हेल्प किया, जेड कितना किया, एक्स इसमें किसका प्रोपोर्शन कितना है, एक्स का कितना हिस्सा है इसमें, वाई का कितना हिस्सा है, जेड का कितना हिस्सा, पता लगा पा रहा हूँ क्या? मैं नहीं पता लगा पा रहा हूँ। तो यही होता है सर, जब डिपार्टमेंट्स आपस में होते हैं कॉस्ट सेंटर, और जब भी डिपार्टमेंट आपस में होते हैं कॉस्ट सेंटर, उनके बीच में जो भी ट्रांसफर होता है वो हमेशा कॉस्ट पे होता है। अब देख पा रहे होगे, जो एक के लिए सेलिंग प्राइस है वही दूसरे के लिए कॉस्ट प्राइस हो रहा है, एक के लिए सेलिंग प्राइस है दूसरे के लिए कॉस्ट प्राइस हो रहा है। लास्ट में जो टोटल कॉस्ट आया, इस टोटल कॉस्ट के अंदर में याद रख लेना 3,40,000 जो है, इस टोटल कॉस्ट के अंदर में एक्स का भी कॉस्ट है, वाई का भी कॉस्ट है, और जेड ने जितना कॉस्ट इनकर किया वो भी है, राइट। ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट फॉर 4,000 यूनिट है ये, ठीक है ना। उसके बाद में उन्होंने 12 लाख में इसको सेल कर दिया, 8,60,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। दिस इज नॉन एज ग्रुप प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ आप लिख सको तो लिख लो, ग्रुप प्रॉफिट इसको बोलते हैं। 8,60,000 इज द ग्रुप प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपके सामने एक छोटा सा डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है। और ये कौन सा केस है? जब हमारे डिपार्टमेंट्स आपस में है कॉस्ट सेंटर। अब मैं आपके सामने सेकंड केस करवाने वाला हूँ, जहाँ पे लूँगा मैं कि डिवीजन एक्स, डिवीजन वाई एंड डिवीजन जेड जो होंगे वो प्रॉफिट सेंटर होंगे, राइट। आइए देखते हैं।